नमस्कार। हमारे सामने एक 52 वर्षीय युवक की कुंडली है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। 11 अगस्त 1968 शाम के 4:12 पर इनका जन्म हुआ है और ये कुंडली है धनु लगन की। धनु लगन और चंद्रमा बैठे हैं कुंडली के मीन राशि के अंदर। लगन और राशि दोनों के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं, यानी बृहस्पति का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है, क्योंकि वो आपके लगन और राशि दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस कुंडली के अंदर लगन के ऊपर कोई ग्रह नहीं बैठा, लेकिन लगन का मालिक बृहस्पति नवम भाव में है और वो लगन को वापस देखता है। लग्नेश जब लगन को देखे आपका लगन मजबूत हो जाता है, और अगर आपका लगन मजबूत हो जाता है तो ये आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति से लड़ने की क्षमताएं देने लगता है। आपके मनोबल को डाउन नहीं होने देता है, आपको किसी न किसी प्रकार से जीवन में संघर्षरत बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। एक बात तो ये आती है इसमें। दूसरी बात इस लगन के अंदर ये है कि जब लगन का मालिक भाग्य स्थान में हो तो इसको कहते हैं मेरा लगन मेरे भाग्य से जुड़ गया, यानी मुझे कुछ करूं या ना करूं लेकिन मेरा भाग्य मेरे साथ है। मुझे किसी न किसी प्रकार से पैसे से संबंधित स्थितियां, खाने पीने से संबंधित स्थितियां बनी रहती हैं, चाहे वो किसी भी साधन से बनाए, किसी की मदद से बने, घर परिवार के सहयोग से बने, लेकिन बन जाती हैं, क्योंकि ग्रह आपका भाग्य स्थान में बैठ के लगन को वापस देखता है। वो चतुर्थेश भी है, इसका मतलब वो आपको जीवन में रहने के लिए कोई मकान या जगह भी अवश्य देगा। शुक्र भी भाग्य स्थान में बैठा है, लाभेश है, बृहस्पति के साथ है। कभी ना कहीं ऐसी स्थितियां लोगों को जमीन जायदाद से संबंधित फायदा दिला देती हैं, या तो कोई पैतृक संपत्ति संबंधित कोई जमीन जायदाद मिल जाती है, या कुछ पैसे की हेल्प हो जाती है, या कोई प्लॉट मकान या कमरा मिल जाता है, जिससे इनको ये सहयोग दिलाने का कॉम्बिनेशन होता है। तो बृहस्पति यहाँ अपने आप में बड़ा अच्छा प्लेनेट मैं इसको कह सकता हूँ। बाकी आप किसी भी प्रकार की स्थितियों से परेशान हैं या नहीं है, या जो भी आपकी लाइफ में चलता है वो आप अपनी ग्रह दशा के कारण होता है, लेकिन लग्नेश ने यहां बहुत अच्छी भूमिका निभा कर दी है। कुंडली में शनि को देखिएगा आप। शनि कुटुंब और तीसरा यानी दूसरे और तीसरे घर का मालिक होकर पंचम भाव में, और धन भाव को शनि वापस देखता है। अब इसको देखिएगा, कुटुंब का मालिक जब कुटुंब को वापस देखे तो कुटुंब वृद्धि होगी, घर परिवार से सहयोग मिल जाएगा, या घर परिवार के लोगों से सहयोग मिल जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब जब शनि की दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित संघर्ष पैदा कर देती है। जैसे शनि की दृष्टि इस कुंडली में पड़ी सप्तम भाव पर, और नवांश कुंडली में भी शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, मंगल और शनि की, यानी इस कुंडली ने वैवाहिक जीवन को लेकर भी चिंताएं झलकाई हैं, क्योंकि एक तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे है, शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर भी है, दूसरा घर धन का भी है। अगर ये प्लेनेट आपको धन देने वाला बनाता है तो धन लेने वाला भी है, धन के लिए संघर्ष कराने वाला भी है। वो है नीच का शनि। दूसरा नीच का मंगल अष्टम भाव में बैठा है और वो भी देखता है। जब धन भाव के ऊपर अशुभ ग्रहों के प्रभाव ज्यादा होते हैं तो जीवन में पैसा संचित नहीं हो पाता, धन संचय से संबंधित समस्याएं आती हैं, पैसा रुकता नहीं है, पैसा आता है चला जाता है, पैसे से संबंधित संघर्ष होता है। घर परिवार में लोगों में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भी संभव है, संपत्ति में आनाकानी होना, संपत्ति में विवाद होना, झगड़ा झंझट आदि के बाद संपत्ति का मिलना, वो भी यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि नीच का मंगल जब अष्टम भाव में हो तो मंगल दोष बनाता है। अब उसके साथ दो ग्रह और हैं, एक है बुध, सप्तमेश और दशमेश। सप्तम भाव पत्नी के लिए, साझेदारी के लिए जाना जाता है। अगर आपने जीवन में कोई साझेदारी करी उससे लॉस हो जाएगा। वही स्थिति यहाँ आपकी पत्नी के साथ रिलेशन को भी दर्शाती है। विवाह में देरी होना, विवाह के बाद पत्नी से संबंध ज़्यादा बेहतर ना होना, वो भी ये कॉम्बिनेशंस दिखाता है। अब सूर्य भी इसके साथ है। सूर्य यहाँ भाग्येश होके अष्टम भाव में है कि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने भाग्य को रुकावट का स्वयं जिम्मेवार होता है। उसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां की जिसके कारण उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ेगा।
उसकी स्वयं की कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी रही हैं, चाहे वो अपने काम में लगातार नहीं रहा, चाहे लापरवाही बरती है, समय से काम नहीं करना या कुछ भी ऐसा, लेकिन हुआ कहीं ना कहीं आपकी स्वयं की गलती से है, क्योंकि ये 8th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट हैं। दशमेश जब अष्टम में हो तो व्यक्ति को अप्स एंड डाउन इन करियर का सामना करना पड़ता है। तो वो कॉम्बिनेशंस आपकी इस चार्ट में दिखाई दिया। चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में बैठा है। चंद्रमा मानसिकता का कारक है। आपकी मानसिकता के ऊपर अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो आपकी मानसिकता नेगेटिव होगी, तनाव देने वाली होगी, परेशानी झेलने वाली होगी, टेंशन्स वाली होगी, और आपके चंद्रमा पर इस प्रकार का प्रभाव है। और चंद्रमा आपका अष्टमेश भी है, यानी आपको किसी न किसी प्रकार से चिंताएं, गोपनीय चिंताएं, परेशानियां आदि लगी रहती हैं। लगन कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थितियां आपकी हॉरोस्कोप वाइज ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। सिर्फ एक ही चीज़ अब तक इस कुंडली में बहुत अच्छी दिखाई दी है, वो है बृहस्पति। जब वो लग्नेश लगन को देखे तो वो किसी न किसी प्रकार से आपका लालन पालन कराता रहेगा। बाकी प्लेनेटरी पोजीशन तो अभी बहुत बढ़िया मुझे इस कुंडली में लगी नहीं। अब आप देखिएगा, नवांश में भी मैं देख रहा हूं सप्तम भाव के ऊपर मंगल और नीच के शनि का प्रभाव है, और कारक शुक्र द्वादश भाव में राहु केतु एक्सेस में बैठा हुआ है। सप्तम भाव राहु सूर्य के पाप कर्तृ योग में भी है। ऐसे लोगों को मैंने जीवन में देखा है, पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। अगर आज के समय की देशकाल पात्र की बात करें कि आज के समय में कोई बच्चा ऐसी कुंडली लेकर अगर पैदा हो जाए तो उसका डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि पहले के मुकाबले लोगों की सहन शक्तियां खत्म होती जा रही हैं। तो वैसा एक कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में दिखाई दिया। अब चल रही है भाई साहब आपको शुक्र की महादशा। शुक्र कब से चल रहा है आपके जीवन में देखिएगा, 2012 से। कौन है शुक्र? षष्ठेश है। छठा घर संघर्ष बीमारी के लिए जाना जाता है, यानी शुक्र की महादशा आई तो जीवन में आपको कहीं ना कहीं संघर्ष जारी हो गया, आपको जीवन में हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए। वो शुक्र क्योंकि भाग्य स्थान में जुपिटर के साथ है तो आपका काम चलाता रहेगा बस, लेकिन नवांश में वो शुक्र और कमजोर हो गया। वहां पर वो शुक्र राहु केतु एक्सेस में 12वें घर में गया। ये और खराब स्थिति हुई क्योंकि यहां पर हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, और प्रोफेशनल लाइफ या समस्याएं या संघर्ष भी दिखाई देता है। यानी लगन कुंडली में भी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं, वर्ग कुंडली नवांश में अच्छी नहीं। अब आई दशमांश की बारी के शुक्र ग्रह यहां पर भी देखिए 2 खराब घरों का मालिक है, तीसरे और अष्टम का मालिक है। बैठा कहां है? भाग्य स्थान में बैठा है। यहां भी भाग्य स्थान में बैठा और यहां भी। जब कोई ग्रह भाग्य स्थान में बैठ जाता है तो समझ लीजिए भाग्य के भरोसे उसको कुछ ना कुछ मिलना जरूर शुरू हो जाता है कि भैया जितना मेरे भाग्य से मुझे मिल रहा है वो है ही है, क्योंकि कर्म तो आपके विफल हो रहे हैं, कर्म आपके पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे। अब वहां भी देखिएगा छठे घर का मालिक सूर्य उसके साथ, नीच का चंद्रमा भी उसके साथ, धन भाव में यहां भी देखिए शनि राहु है। तो हॉरोस्कोप काफी प्रॉब्लमेटिक हो रही है आपकी। और ग्रह हमेशा अपना नकारात्मक या सकारात्मक रिजल्ट जब देते हैं जब उनकी दशाएं आती हैं। आपको शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र ही आपका पीड़ित है और 20 साल की महादशा। और आपका सबसे पहला सवाल, 13 साल से कोई काम नहीं, काम के लिए तरस रहा हूं, यानी काम को लेकर आपके जीवन में समस्या आ गई, काम को लेकर आप अपने जीवन में परेशान हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं इसके लिए आपके जीवन में आपका अष्टम भाव भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है कि आपने जीवन में कुछ ना कुछ अपनी योजनाओं को बनाने में कोई गड़बड़ियां की हैं, जिनके कारण आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी आपको केतु थी, केतु भी यहां देखिएगा 2012 से पहले केतु दशम भाव में और केतु का मालिक भी अष्टम भाव में। यहां केतु ऑलरेडी अष्टम में, तो केतु की दशा से कुछ गलती हुई, उसके बाद फिर शुक्र आ गई, शुक्र ने और जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी, और उस दशा को चलते चलते आपके जीवन में 8-9 वर्ष हो चुके हैं। और अब दशा चल रही है शुक्र में राहु। तो अप्स एंड डाउन इन कैरियर, अप्स एंड डाउन इन प्रोफेशनल लाइफ का समय आपको चल रहा है। राहु देखिए यहाँ छठे घर में, राहु यहाँ नीच के शनि के साथ धन भाव में, तो प्रॉब्लम तो ये दे रहा है। और 13 साल से कोई काम नहीं, काम के लिए तरस रहे हैं, 8 साल से किसी पर आश्रित हैं, क्या इससे मुक्ति मिलेगी?
आश्रित वाला का मतलब है आपको कोई ना कोई सहयोग दे रहा है, आप किसी ना किसी सहयोग से आगे चल रहे हैं। ये आपके सिर्फ इस वजह से है कि आपका एक तो बृहस्पति भाग्य स्थान में है और दूसरा शुक्र भी भाग्य स्थान में, जिसके कारण आपको कोई ना कोई आसरा मिला है। तो भाई साहब, इससे मुक्ति मिलने की स्थितियां तो मुझे अभी तो दिखाई दे नहीं रही, कम से कम 3 साल तक तो दिखाई दे नहीं रही। किसी का अनजाना कर्ज है मुझ पर, क्या मैं उस कर्ज से मुक्त हो पाऊंगा? आज 52 पार कर चुका हूं, मेरा भाग्योदय कब हो पाएगा? मुझे अभी 3 वर्ष तक कोई भाग्योदय से संबंधित अच्छी स्थितियां नहीं दिखती, कम से कम 2022 तक तो नहीं दिखती। लेकिन उसके बाद जब शुक्र में बृहस्पति आएगा तो आपके जीवन में भाग्योदय से संबंधित स्थितियां अच्छी होंगी। आप किसी के ऊपर आश्रित हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी 22 के बाद। आपके ऊपर कोई कर्ज है, उसको आप उतारना चाहते हैं, उसकी मुक्ति भी मिलेगी आपको 2022 के बाद। भाग्योदय होगा 2022 के बाद। 2 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिसके चलते सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो गई है। एक डिप्रेशन, दूसरा शुगर। क्या मैं इनसे निकल पाऊंगा? इसके लिए मैं आपको बताऊंगा वैसा उपाय, क्योंकि अभी आपको लगभग जीवन में 2 वर्ष का संघर्ष बाकी चल रहा है और वो 2 वर्ष का संघर्ष आपको पूजा से, पाठ से निकालना होगा। क्या आप बचे हुए जीवन में कुछ कर पाऊंगा? हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे ही 2022 खत्म हुआ, शुक्र में बृहस्पति की दशा आई, आप स्वयं अपने जीवन में कुछ अच्छा महसूस करेंगे, कुछ कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसी पॉजिटिविटी या कोई सहयोग मिलेगा जिससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। प्रॉब्लम जो होती है वो ये है कि जिस महादशा की मालिक में आप चल रहे हैं, वो महादशा का मालिक प्रॉब्लम में है। अगर उस महादशा लॉर्ड को मैं मजबूत नहीं करूंगा तो मुझको फल नहीं मिलेंगे। तो मेरे कहने से कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है ये उपाय आपको टफ लगे, लेकिन आपकी कंडीशन भी भाई साहब बहुत टफ है। इसलिए इस टफ कंडीशन से निकलने के लिए आपको करने होंगे कुछ उपाय। सबसे पहला उपाय, शुक्र और राहु भी प्रभावित कर रहे हैं और शुक्र की दशा भी लंबी है, इसलिए सबसे पहले दुर्गा सप्तशती की किताब उठाइए, गीता प्रेस वालों की दुर्गा सप्तशती। उसके अंदर शुरुआत में 3 कवच हैं, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलकम। ये 3 कवच आपको रोजाना पढ़ने हैं। इनके अंदर एक कवच के अंदर शुरुआत में 56 श्लोक हैं, बाद की दोनों में लगभग समझिए 25 से 30 श्लोक हैं। उनकी सिर्फ हिंदी पढ़नी है। शुक्ल पक्ष में शुक्रवार से शुरू करें, यानी कि ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जैसे ही नवरात्र आएगा 13 तारीख का, तब से आपको ये दिन पढ़ना शुरू करना है और उसको लगातार लंबे समय तक ये उपाय करने हैं। रोजाना 3 कवच के पाठ करने हैं, देवी कवच, अर्गला और कीलकम। उसके अलावा आपको करना है रुद्रा अष्टकम का पाठ। यह है भगवान शिव का रुद्राष्टकम का पाठ, ये आपको यहां करना है। तो 3 पाठ वो और 1 पाठ रुद्राष्टकम का आपको करना है। रेगुलर करिएगा, आप देखेगा जिस दिन आपको करते करते 3 महीने हो जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ अवश्य ही पॉजिटिव नजर आता चला जाएगा। जैसे जैसे पूजा आगे चलती चली जाएगी वैसे वैसे बेहतर होगा। जीवन में देवी से संबंधित मंदिर, देवी से संबंधित सिद्ध स्थान, चाहे आप वैष्णो देवी जाओ, नैना देवी जाओ, ज्वाला देवी जाओ, जहां भी देवी से संबंधित सिद्ध स्थान हैं, इनके दर्शन करने से, वहां जाके पूजा पाठ करने से आपको और अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि सिद्ध स्थानों पर की गई पूजाओं का फल हजारों लाखों गुना मिलता है। तो आप जब भी किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएं, वहां जाकर अपना ये देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम अवश्य करें और अपने जीवन में रोजाना करें ही करें। अगर किसी प्रकार की कोई रत्न की बात करता हूं तो पुखराज रत्न पहनने की सलाह मैं आपको यहां दूंगा। चाहे तो शुरुआत में बैंकॉक का पुखराज पहने, वो थोड़ा सस्ता होता है, 800-1000 रुपये रत्ती मिल जाएगा आपको। चाहिए तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको पंचधातु में अंगूठी बनाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड करा सकता हूं। तो ये रत्न पहनना है और ये पूजा करनी है, इनसे आपको जीवन में अवश्य ही लाभ मिलेगा। नमस्कार।